तो देखिए थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। और इसमें थर्ड लेक्चर में आज हम देखेंगे, एक तो रिलेशन देखेंगे सीपी और सीबी के बीच में, और एक हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, और फिर कंपैरिजन करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। तो देखिए रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, सीपी क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और बता देते हैं। सीपी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, और सीबी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब क्या है, एक बार और समझ लीजिएगा। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कांस्टेंट प्रेशर पे, वो क्या कहलाएगी? सीपी। ऐसे सीपी कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे क्या बोलेंगे? सीपी। सीपी हमेशा बड़ी होती है सीबी से, तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू होता है आर। इसे बोलते हैं मेयर रिलेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं। ये क्या है? सीपी माइनस सीबी का रिलेशन क्या है? सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू होता है आर, और ये क्या है? मेयर रिलेशन है। एक बात बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। एक तो इस फॉर्मूले को याद करना है कि सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है? आर। और ये सीपी यहाँ कौन सी है? मोलर। ठीक है, क्या होंगी ये? मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर क्या करेंगे हम, अ, अगर हम ग्राम स्पेसिफिक हीट लेंगे तो फिर आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मोलकुलर वेट। ठीक है, अगर ये मोलर वाली है तो डिफरेंस है आर, और अगर ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है तो फिर उसमें डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? मोलकुलर वेट। ठीक, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब इनकी यूनिट क्या हो? सेम हो। जो यूनिट सीपी की हो वही सीवी की हो, वही आर की हो। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। देखिए अब जरा, हमारे पास क्या है? कोई भी अ, एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है, ये क्लोज कंटेनर हो गया। क्लोज कंटेनर है, इसमें कोई भी पिस्टन नहीं लगा है। पिस्टन लगा होता तो पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता था, जिससे इसका वॉल्यूम क्या हो सकता था? चेंज। जिससे इसका प्रेशर क्या हो सकता था? चेंज। अब इस समय क्या है? इसमें ये क्लोज कंटेनर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है। ठीक, हमारे पास एक थर्मामीटर यहाँ लगा हुआ है जो इसका टेम्परेचर मेजर कर रहा है। फिलहाल टेम्परेचर मान लीजिए इनिशियल कितना था? टी। हमने क्या करा है, ये क्लोज हो गया तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम वर्क करते हैं तो इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या रहता है? जीरो। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो कितना है? डेल्टा, यानी कि वो क्या होगा? पी इंटू डी बी। पी इंटू डी बी, और टोटल नेट वर्क निकालते हैं तो इंटीग्रेट कर देते हैं V1 से लेके V2 तक। मगर वॉल्यूम में चेंज क्या रहेगा? इस क्लोज कंटेनर में, क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम में चेंज क्या रहेगा? जीरो। तो डी बी क्या होगा? जीरो, तो इसलिए नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। अब क्या करा, इसे हम क्या कर रहे हैं? डी क्यू हीट क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं इस सिस्टम को। क्यों? जिससे टेम्परेचर क्या हो सके? चेंज हो सके। तो हमने डी क्यू इसमें क्या कर दी? हीट सप्लाई करी ताकि गैस का टेम्परेचर डी टी बढ़ जाए। ठीक है, तो हमने डी क्यू हीट दी। उस डी क्यू हीट देने से क्या होगी? इसकी इंटर एनर्जी बढ़ जाएगी, वर्क डन तो जीरो रहेगा। तो सारी की सारी जो हीट है वो किस में जाएगी? वर्क डन किस में जाएगी? इंटर एनर्जी बढ़ाने में, और इंटर एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो डी क्यू हीट देने से कितना टेम्परेचर बढ़ गया? टी से कितना हो गया? टी प्लस डी टी। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें लगाएं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब इसमें लगाएंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि डी क्यू इज इक्वल टू होगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि जो हीट सप्लाई है वो इक्वल होगी चेंज इन इंटर एनर्जी और वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि क्लोज कंटेनर है तो वर्क डन क्या है? जीरो है। वर्क डन जीरो हो गया तो क्या हो गया? जो डी क्यू है वो किसके इक्वल हो गई? डी यू के। यानी कि जो हीट सप्लाई है वो इक्वल होगी चेंज इन इंटर एनर्जी के। और चेंज इन इंटर एनर्जी क्या होती है? किसी भी कोई सभी प्रोसेस हो वो इक्वल होती है एन सी बी डेल्टा टी। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू आ गया एन सी बी डेल्टा टी। तो हमें पता चलता है, तो क्या हमें पता है? ये बात पता थी कि यू यू क्या है? डेल्टा यू क्या होती है? एनसीबी। तो हमें पता था कि यू इजिकल टू क्या है, तो यहाँ से पता चल रहा है साफ साफ कि ये यू इजिकल टू है कितनी है? एनसीबी डेल्टा टी। हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें कांस्टेंट प्रेशर की। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? ये हमने क्या लगा दिया? इसमें एक पिस्टन लगा दिया।
पिस्टन क्या होगा, ये ऊपर नीचे जा सकता है, जिससे क्या होगा, अगर हम जब क्या करेंगे इसका प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए पिस्टन ऊपर चला जाए, या मान लीजिए यहाँ का प्रेशर क्या हो जाए कम, तो प्रेशर को वापस मेंटेन करने के लिए पिस्टन कहाँ जाए, नीचे। इसलिए क्या लगा है, एक मूवेबल पिस्टन लगा है, जिससे इसका प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। चलिए, इसमें एक थर्मामीटर लगा है जो इसके टेम्परेचर को नापेगा। ये क्या है कि मूवेबल पिस्टन है, सो दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। हम कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, मूवेबल पिस्टन। अब इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है, पुराना टेम्परेचर था T, और नया टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T प्लस dt। लगाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डी क्यू इक्वल टू होगा डी यू प्लस वर्क डन। ठीक, इस केस में वर्क डन जीरो नहीं होगा, इंटर एनर्जी में चेंज जीरो नहीं होगा, और हीट सप्लाई तो हो ही रही है। तो जो हीट सप्लाई है आपके, वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई है वो क्या हो गई, एन सी पी डेल्टा टी। और इंटर एनर्जी तो हमेशा क्या होती है, एन सी बी डेल्टा टी, और वर्क डन इसमें क्या होगा, डब्ल्यू। ठीक, तो यहां से इसको हमने वैल्यू रखा। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है पी इंटू डेल्टा बी। ठीक है, पी इंटू डेल्टा बी। और पी इंटू डेल्टा बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी बी इजिकल टू क्या होता है, एन आर टी। पी बी इजिकल टू होगा एन आर टी। ये देखिए, जैसे हम बात करें पी बी इजिकल टू क्या होगा, एन आर टी। तो यहां से P इंटू डी बी की बात करें तो वो क्या होगा, एन आर डी टी, क्योंकि टेम्परेचर ही तो चेंज हो रहा है। ठीक है, इधर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उधर क्या हो रहा है, टेम्परेचर। तो P डेल्टा V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन आर डी टी लिख सकते हैं, और ये क्या है, वर्क डन है, डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू होगा P डेल्टा V, और P डेल्टा V को लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। तो रखिए जरा, तो जो हीट सप्लाई है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो तो क्या होगी, एन सी पी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होती है, एन सी बी डेल्टा टी। और वर्क डन क्या हो गया, वो एन आर डी टी। क्लियर, डी टी कॉमन है, कैंसिल हो गया। एन एन कैंसिल, कॉमन है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा सी पी, यहाँ बचा सी बी, और यहाँ बचा सिर्फ आर। तो देखिए सी पी इजिकल टू हो गई सी बी प्लस आर। तो सी पी माइनस सी बी इजिकल टू क्या है, आर है। तो इससे मतलब हो रहा है कि जो सीपी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, सीबी से। क्यों होती है ज्यादा सीपी, समझ लीजिए क्या होता है। सीपी है क्या, सीपी है किसी भी सब, सीपी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी सब्सटेंस के, कह सकते हैं किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कहलाती है सीपी। और कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे कहते हैं सीबी। चलिए, जब हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दे रहे हैं, तो वो सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या रहता है, जीरो, क्योंकि जब एक्सपेंशन नहीं होगा तो वर्क डन क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा वी क्या है, जीरो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। तो जो हीट्स हम सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी हीट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, इंटर एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगी। मतलब गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करेगी, और कोई काम नहीं करेगी। अगर बात करें कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम हीट देंगे तो ये दो काम करेगी। एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का काम करेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का। और साथ में क्या है, जब इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो अब गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। जैसे हम आउटर सोर्स से हीट देंगे तो गैस एक्सपेंड भी होगी और गैस की इंटर एनर्जी भी बढ़ेगी। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करेंगे दो दो सेक्टर में बढ़ जाएगी। कुछ पार्ट जाएगा इंटर एनर्जी बढ़ाने में और कुछ जाएगा वर्क डन करने में। तो जो वर्क डन करने में जो एनर्जी जा रही है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम में जो एनर्जी जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ इंटर एनर्जी का काम बढ़ा रही थी। इंटर एनर्जी का क्या कर रही थी, सिर्फ इंटर एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रही थी, यानी कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने का। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम हीट दे रहे हैं तो हमें कम हीट में ही काम हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हीट में बढ़ जाएगा। मगर जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हैं तो हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो दो सेक्टर में जाएगी, एक तो इंटर एनर्जी बढ़ाने में और एक वॉल्यूम को एक्सपेंड करने में। ठीक है, वर्क डन करने में। तो वर्क डन करने में जो अमाउंट जा रहा है हीट का वो एडिशनल देना पड़ेगा, किस केस में, सीपी के केस में। इसलिए सीपी ज्यादा होगी किससे, सीबी से। क्लियर होगी बात। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो हीट देनी पड़ेगी वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मोलर, 1 मोल का करेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो कहलाएगी सीबी।
और कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो वो सीपी, तो सीपी ज़्यादा है सीबी से। क्यों? क्योंकि सीपी में जो हीट जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगी, मगर यहाँ पे जो हीट जाएगी वो टेम्परेचर बढ़ाने में और प्लस कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा, वर्क डन एक्सपेंड करने में। तो एक्सपेंड करने में जो वर्क एनर्जी जा रही है वो एडिशनल देनी पड़ेगी इस केस में। तो ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आर है, और इसे आर को हम क्या बोल सकते हैं, वो पी इंटू वी भी कह सकते हैं, जो एक्स एडिशनल यही तो है वर्क डन। ठीक है, तो सीपी माइनस सीबी का जो डिफरेंस है वो इजिकल टू आर है, और रियल में ये आर है क्या, ये है गैस को एक्सपेंड करने में जो एडिशनल वर्क एनर्जी देनी पड़ी, हीट देनी पड़ी, वही है यार। ठीक है, एक और बात समझ लीजिए, अभी लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, एक बार और बता दूं, एक कंफ्यूजन रह सकता है। अब ये लास्ट फाइनल मैं आपको बात बता रहा हूं, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो बस इस बात को सुनिए और उसे खत्म करिए, पिछले कंफ्यूजन को। सिस्टम को हीट आएगी, सिस्टम के सिस्टम के को आप हीट दोगे, यानी कि सिस्टम के पास हीट आएगी तो वो प्लस की, सिस्टम से हीट जाएगी तो वो माइनस की, चाहे वो केमिस्ट्री में हो चाहे वो फिजिक्स में हो। ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे वो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स हो। बात करें वर्क डन की, वर्क डन में उल्टा है, क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ा, अगर सिस्टम यानी कि गैस का वॉल्यूम बढ़ा, मतलब गैस क्या हुई, एक्सपेंड हुई, यानी कि फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया। तो अगर फाइनली वॉल्यूम बढ़ा है तो वर्क डन रहेगा पॉजिटिव। ठीक, और अगर वॉल्यूम घट गया यानी कि गैस कंप्रेस हो गई तो वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव। किस केस में, फिजिक्स के केस में। तो गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, और गैस कंप्रेस हो रही है यानी कि वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। इसीलिए फिजिक्स में जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का वो सीधा सीधा होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू होगा पी इंटू डेल्टा वी, या कह सकते हैं पी इंटू V2 माइनस V1। मगर केमिस्ट्री में क्या है, ये जो फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू होगा माइनस माइनस पी इंटू डेल्टा वी, पहले एक माइनस वर्ड लग जाता है, माइनस पी V2 माइनस V1। ठीक है, तो उस केस में जहां फिजिक्स के केस में ये क्या होगा, प्लस का होगा, तो वहां माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसलिए मैं जब भी फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं वर्क डन का तो पी इंटू डेल्टा वी लिख रहा हूं। अगर केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते तो क्या लिख रहा होता, माइनस लिख रहा होता है, यहां माइनस पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो अगर गैस एक्सपेंड हुई तो वर्क डन पॉजिटिव, और गैस कंप्रेस हुई तो वर्क डन नेगेटिव। एक्सपेंड होने का मतलब है कि गैस खुद वर्क कर रही है। ठीक, तो वर्क डन बाय द गैस यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या रहेगा इस केस में, फिजिक्स में पॉजिटिव। अगर गैस कंप्रेस हो रही है, इनकी गैस का वॉल्यूम घटाया जा रहा है, इसका मतलब ऊपर से कोई प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से कोई वर्क पड़ रहा है जो क्या कर रहा है, गैस को दबा रहा है। तो इसका मतलब वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है या ऑन द गैस हो रहा है, तो उस केस में वो माइनस होगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस प्लस और वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा, माइनस। केमिस्ट्री में उल्टा था, वर्क ऑन द गैस हो रहा था तो वो प्लस का था, और वर्क बाय द गैस कर रहे थे, सिस्टम कर रहे थे, वो माइनस था। तो उसमें क्यों, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वर कौन थी, गैस थी, और गैस से गैस को कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े मतलब एनर्जी को, अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़े, तो वो माइनस होती थी। ठीक है, चलिए देखिए, तो कुछ पॉइंट देख लें। सीपी हमेशा सीवी से ग्रेटर होती है, क्योंकि सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर वाले कंटेनर में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर के। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट जाती है वो दो काम करती है, एक तो टेम्परेचर बढ़ाने का और एक गैस को एक्सपेंड करने का, यानी कि वर्क करने का। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर में जो हीट जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है, इसलिए सीपी ज़्यादा होगी सीबी से हमेशा। ठीक है, चलिए, तो किसी भी गैस के एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ा रहे हैं तो, और कम हीट देनी पड़ेगी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो। Cp माइनस सी बी इजिकल टू क्या हो गया, आर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, Cp माइनस सी बी इजिकल टू आर को यूज करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीनों की यूनिट सेम हो। ये मैंने बताया था अभी कि Cp और Cb, Cp माइनस सी बी इजिकल टू आर तभी एप्लीकेबल है जब तीनों की यूनिट क्या हो, सेम हो। इसे हम तभी एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो Cp माइनस सी बी इजिकल टू आर ये तभी एप्लीकेबल होगा जब तीनों की यूनिट क्या हो, डायमेंशन क्या हो, सेम हो। जैसे
आर यहाँ पे क्या होता है, क्या है, गैस कांस्टेंट, और सीपी हमेशा बड़ी होती है सीवी से। देखिए तो सीपी की यूनिट क्या होगी, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो सीवी की क्या होगी, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और आर क्या होता है, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अगर इसे जूल में ले रहे हैं तो उसे भी जूल में लेना पड़ेगा, इसे भी जूल में। इसे कैलोरी में ले रहे हैं तो इसे भी कैलोरी में, इसे भी कैलोरी में। इसे मोल्स में ले रहे हैं तो यहाँ भी मोल में, तो बस ये ध्यान रखना है। और जूल्स में जब लेते हैं तो आर की वैल्यू होती है कितनी है, 8.314। अगर कैलोरी में लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2। तो फिर इन्हें भी कैलोरी में लेना पड़ेगा। टेम्परेचर तो केल्विन में लेंगे ही सबका, और मोल तो मोल होता ही है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज क्या हो, जीरो हो, यानी कि हीट का कोई आदान प्रदान ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज of heat between system and surrounding, then such a process is defined as adiabatic process। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है, किस केस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, यानी कि डेल्टा क्यू क्या रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी। दूसरी, द वॉल्स द वॉल्स ऑफ द कंटेनर द वॉल्स the walls of the container perfectly insulating and the process take place very fast यानी कि suddenly, so that there is no exchange of heat between system and surrounding। क्या बताया, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज कब नहीं होगी, उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो जिस कंटेनर के अंदर हम प्रोसेस कर रहे हैं वो कंटेनर परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब इसकी दीवारों से हीट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं वो फटाफट कर दो, बहुत स्पीड से कर दो, क्योंकि टाइम लगाया तो हो सकता है कुछ ना कुछ हीट रिसी जाएगी, क्योंकि 100% परफेक्टली इंसुलेटेड कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक तो क्या होना चाहिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस कब होगा, जिस कंटेनर में हो वो परफेक्टली इंसुलेटेड हो और एकदम सडनली होना चाहिए, प्रोसेस एकदम फास्ट। तो अगर फास्ट प्रोसेस हो रहा है तो एडियाबैटिक, और अगर आइसोथर्मल में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर धीमे धीमे प्रोसेस हो, आइसोथर्मल के लिए क्या होना चाहिए कि कंटेनर, जो कंटेनर है उसकी दीवार है, उसकी वॉल्स क्या होनी चाहिए, परफेक्टली परफेक्टली कंडक्टर होनी चाहिए थी, और प्रोसेस बहुत धीमे धीमे होना चाहिए था, जिससे जो एडिशनल हीट जनरेट हो रही है वो बाहर निकलती रहे, जिससे टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन, ठीक है। तो अगर धीमे धीमे प्रोसेस हो रहा है तो समझ लीजिए आइसोथर्मल है, और एकदम सडनली हो रहा है तो समझ लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो दीवारें परफेक्टली इंसुलेटेड होनी चाहिए एंड प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फास्ट से मतलब क्या है, एडियाबैटिक, और धीमे स्लो का मतलब है आइसोथर्मल। देखिए अब इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपके लिए बहुत नया है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान सा है, इसे जरा ढंग से सीखना और ये बातों को लिख भी लेना अपनी डायरी में। इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होती है, तो पीबी, जैसे हम बात करते हैं आइसोथर्मल के लिए, तो आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन क्या थी, पीबी इक्वल टू है था एनआरटी, और उसमें टी कांस्टेंट था, एन और आर पहले से कांस्टेंट होते हैं, तो पीबी इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन हो गई थी आइसोथर्मल की, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या होगा कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। कैसी इक्वेशन है, जैसे मैंने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बताई थी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या बताया था, पी वी की पावर एम, तो यहाँ एम की जगह क्या हो गया, वो गामा हो गया। और गामा सबको पता है कैसे निकलता है, गामा निकलता है सी पी अपॉन सी बी से, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन रखूंगा तो पी वी की पावर गामा क्या होता है, इसमें कांस्टेंट, जहां गामा होता है सी पी अपॉन सी बी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे पी वन बी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, तो ऐसे रखेंगे पी वन बी वन इक्वल होगा पी टू वी टू, मगर वी की पावर होगी क्या, इधर भी गामा और उधर भी गामा। अब ये तो सब जानते हैं, ठीक है, सारी बुकें भी इसको देती हैं और आप भी इसको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा 11वीं क्लास में या 12वीं में या कभी भी, ठीक है। अब मगर इसके अलावा ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, किसमें, पी और बी में। एडियाबैटिक प्रोसेस पूछ ले पी और टी में, एडियाबैटिक प्रोसेस पूछ ले वी और टी में, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट ट्रांसफर जीरो होता है, ना तो पी कांस्टेंट होता, ना वी कांस्टेंट होता, ना टी कांस्टेंट होता। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है पी और वी की टर्म्स में है।
अगर वो पूछ ले टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन में बताइए तो कैसे करेंगे? तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। यही तो प्रोसेस है किसका? एडियाबेटिक प्रोसेस। अब यहां से हमें क्या करना है? वॉल्यूम तो वॉल्यूम रखना है, मगर क्या लाना है? टेम्परेचर। तो प्रेशर को हटाइए। प्रेशर कैसे हटेगा? पी वी इजिकल टू एन आर टी से। तो यहां से प्रेशर निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा? वी को नीचे ले जाइए तो एन आर टी अपॉन बी। तो प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एन आर टी अपॉन बी। रख दीजिए यहाँ पे। तो P की वैल्यू रखो। P की जगह क्या रख दो? P की वैल्यू कितनी हो गई? एन आर टी अपॉन बी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू के। ठीक, चलिए अब यहां से क्या है? एन आर टी की पावर 1 है, और v को ऊपर ले जाऊंगा तो देखो v की पावर गामा तो ये था, और ये वाला इस वाले v को ऊपर ले जाऊंगा तो v की पावर -1 इज इक्वल टू के। चलिए ये n और r कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट r भी कांस्टेंट। टेम्परेचर वेरी करेगा, v वेरी करेगा, तो n कांस्टेंट को यहाँ कांस्टेंट की तरफ ले आइए तो k अपॉन एन आर हो गया। ठीक है, k अपॉन क्या हो गया? ये एन आर इज इक्वल टू क्या है? वो कांस्टेंट। और इधर क्या बचे? एक तो t की पावर 1 बचा, और ये v की पावर एक गामा है और एक v की पावर -1 है, तो v की पावर क्या हो जाएगी? गामा -1। ठीक, तो t की पावर 1 और b की पावर गामा -1 इज इक्वल टू क्या हो गया? k अपॉन एन आर, और ये पूरा क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहां से क्या इक्वेशन बन गई? तो एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या बन गई? टी और वी के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या हो गई? टी की पावर 1 और बी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। या कह सकते हैं टी इंटू वी की पावर गामा -1। तो प्रेशर में तो कितना था? प्रेशर और वॉल्यूम में कितना था? पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर वॉल्यूम में कितना है? टी वी की पावर गामा नहीं है, गामा -1 है। तो जब प्रेशर था तब तो वी की पावर थी गामा, और जब प्रेशर की जगह टेम्परेचर है तो वी की पावर कितनी है? गामा -1 है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ये आईआईटी में 2 बार, 2010 में भी, 2011 में भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे एडिशनल आगे कुछ नहीं आएगा। चलिए अब बात करें प्रेशर और टेम्परेचर में। ग्राफ पूछ ले, प्रेशर और टेम्परेचर में क्या पूछ ले? इसकी इक्वेशन पूछ ले एडियाबेटिक की। तो प्रेशर और वॉल्यूम में पता है मुझे कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मुझे प्रेशर तो रखना है और वॉल्यूम नहीं रखना। वॉल्यूम को हटा के क्या लाना है? टेम्परेचर। तो रखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से वॉल्यूम की टर्म्स निकाल लो, तो पी को अपॉन में ले जाएंगे एन आर टी अपॉन पी। तो वी की जगह में क्या रख सकता हूँ? एन आर टी अपॉन पी रख दीजिए। ये पी तो ऐसी रहा, वी की जगह क्या रखूंगा? एन आर टी अपॉन पी, और इसकी पावर थी कितनी? गामा इज इक्वल टू के। खोल दीजिए गामा, सबकी पावर ले आओ। तो पी की पावर 1, एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, टी की पावर गामा, और ये पी की पावर भी गामा। ठीक, पी की पावर एक 1 यहाँ है और यहाँ कितनी है? गामा। जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा? तो देखिए पी की पावर 1 और n तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसे तो उठा लो जहां कांस्टेंट की तरफ। तो n की पावर गामा और r की पावर गामा को तो कांस्टेंट है, इधर उठा लाए। यहाँ क्या बचा? एक तो p की पावर 1 बचा, एक t की पावर गामा बचा, और एक p की पावर गामा अपॉन में है तो ऊपर ले जाएंगे तो p की पावर माइनस गामा। सोल्व करिए जी। t की पावर गामा तो ऐसी रहेगी। अब p की पावर कितनी हो जाएगी? ये हो गई माइनस गामा और ये 1, तो 1 माइनस गामा। तो p की पावर 1 माइनस गामा और t की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। ये इक्वेशन हो गई किसमें? p और t में। किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए। ये भी पूछी जा सकती है, तो ये आप ध्यान रखना इन तीनों इक्वेशन को, pv की और tv की। तो pv में तो सबको याद है p और v की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। t और b में सिंपल सी आ गई, क्या है? अगर p की जगह t होगा तो b की पावर एक कम हो जाएगी, गामा की जगह गामा -1 हो जाएगी। ठीक है, और p और t में क्या है? तो p और t में t की पावर गामा होगी और p की पावर 1 माइनस गामा होगी, वो इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। तो देखिए आओ सब मिलकर कुछ याद करें। क्या? वही 3 इक्वेशन। किसकी? एडियाबेटिक प्रोसेस की। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। ये ऐसे क्या लिख सकते हैं हम? P1 V1 इक्वल होगा P2 V2, जो पावर थी वो पावर चढ़ा देंगे। P की पावर 1 थी, गामा की पावर, V की पावर गामा थी। टी वी में रखेंगे तो T इंटू वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये ऐसे क्या कह सकते हैं? T1 V1 इक्वल होगा T2 V2, और V की पावर गामा -1 थी तो वही गामा -1। PT, तो ये क्या था? P1 माइनस गामा और T की पावर गामा इज इक्वल टू था कांस्टेंट। ठीक है, तो बाकी तो P1 T1 P2 T2 तो लिख लेंगे, जो पावर थी वो चढ़ जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू, अगर पी वी की टर्म में है तो वी की पावर गामा है इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर टी और वी की टर्म में है तो वी की पावर गामा -1 है, और पी और टी है तो दोनों की पावर है। टी की पावर गामा है और पी की पावर 1 माइनस गामा है, वो इज इक्वल टू कांस्टेंट है।
क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए जेई का 2010 में, ये कह रहा है ए डाई एटॉमिक आइडियल गैस, डाई एटॉमिक आइडियल गैस इज कॉम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब कि एक डाइएटॉमिक गैस है जिसको एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड कर दिया गया, और कॉम्प्रेस्ड कितना कर दिया गया, इसका जो वॉल्यूम है 1/32 कर दिया गया किसके, इनिशियल वॉल्यूम के। ठीक है, देखो उसने रखा टू 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ठीक, इनिशियल वॉल्यूम का कंप्रेस कर दिया इतना। इफ द फाइनल टेम्परेचर, if the final temperature of the gas is T1, initial temperature, final नहीं, if the initial temperature of the gas is T1 and final temperature of the gas is alpha T1, then find out the value of alpha। समझिए बात को, क्वेश्चन समझिए। उनने कहा एक डाई एटॉमिक आइडियल गैस है जिसे कॉम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस करा गया, और कॉम्प्रेस करके उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के 1/32 कर दिया गया, और इस प्रोसेस में उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 से चेंज होकर कितना आ गया, अल्फा T1। तो ये अल्फा बताना है क्या है। चलिए एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हमें गामा निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा का यूज होता है। तो गामा होता क्या है, तो गामा इक्वल होगा 1+1+2/एफ। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये मैंने आपको बताया है फर्स्ट लेक्चर में। तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा, 1+2/एफ। ठीक है, और एफ क्या होगा जी डायटोमिक के लिए, जरा देख लें। तो देखिए एफ डायटोमिक के लिए कितना होता है, 5। तो गामा इज इक्वल टू होगा 1+2/एफ। एफ की जगह क्या रख देंगे, 5। तो ये कितना हो गया यहाँ से 7/5। तो डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू आ गई 7/5। रखिए जी, कौन सी इक्वेशन रखनी है एडियाबेटिक की, उसने एक तो वॉल्यूम का जिक्र करा कि वॉल्यूम चेंज हुआ, और एक टेम्परेचर का जिक्र करा, टेम्परेचर चेंज हुआ। तो हमें कौन सी एडियाबेटिक के लिए कौन सी इक्वेशन रखनी जिसमें वॉल्यूम टर्म्स आती हो और टेम्परेचर टर्म्स आती हो। तो टी और वी वाला रखना है। तो टी वी वाला फॉर्मूला क्या है कि टी वी की पावर कितनी, गामा इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट नहीं, वी की पावर गामा -1। ठीक है, अगर जब P था तो V की पावर गामा थी, और जब T था तो V की पावर गामा -1 थी। तो रखिए, तो इस एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें T और V की इक्वेशन लगानी, तो वो क्या होती है, वो इक्वेशन क्या होगी कि टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ये इक्वेशन हमें यहां लगानी है। तो रखिए जी, तो T1V1 इक्वल होगा T2V2, और V की पावर थी कितने, गामा -1। चलिए T2 की जगह मैं क्या रख लूंगा, अल्फा T1, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, अल्फा T1। ठीक, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम के 1/32। तो अगर V1 V तो V2 को क्या रख सकता हूँ, 1/32 V1। क्लियर, यहां से T1 से T1 गया। चलिए जी, यहाँ V1 की पावर कितनी है, गामा -1 इज इक्वल टू, ये अल्फा बचा, ये 1/32 की पावर क्या ले लो, गामा -1, और एक V1 की पावर भी कितनी हो जाएगी, गामा -1। तो यहाँ से V1 की पावर गामा -1 और V1 की पावर गामा कैंसिल हुआ, यहाँ बच गया 1, ये आया अल्फा, और ये कितना है 1/32, और गामा कितना निकल चुका है डायटोमिक के लिए, 7/5। तो 7/5 -1, सोल्व करिए इसको, तो ये आ जाएगा 2/5। 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर 2 के टर्म्स में लिखूं तो 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, और ये ओवरऑल पावर है कितनी, 2/5। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। तो ये 32 को मैं क्या लिख लूंगा, 2 की पावर 5, और इसकी भी पावर कितनी है, 2/5। तो 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा, 2 की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 4, और 4 इधर पहुंच जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 4। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि कंटिन्यू कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्या देखेंगे, उसका स्लोप। तो स्लोप होता क्या है, अगर पीवी कर्व का स्लोप निकालोगे तो dp/dv, और ये मैं आपको पहले भी निकलवा चुका हूं कि एडियाबेटिक स्लोप में, एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप है वो कितना होता है, -γ/p/b। कैसे, अब मैंने आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बताया था। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या था, pv की पावर m, तो उसका जो स्लोप आया था वो कितना आया था, -m/p/b। तो बस m की जगह क्या यूज कर लेना है, गामा। तो पॉलीट्रॉपिक में ऐसा ही ड्राइव किया हुआ था कि -m/dp/b, और बस गामा की जगह क्या हो जाएगा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में m की जगह क्या आ जाएगा, गामा। चलिए
अब वर्क डन की बात कर लेते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन मैंने आपको दो तरीके से बताया था, यानी कि P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, जैसे मैंने किसमें बताया था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या था, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन M माइनस वन। वहाँ M की जगह पर क्या आ गया, बस गामा आ गया। या PV को क्या लिख सकते हैं, PV इजिकल टू होता है NRT। ठीक है, तो P1V1 इजिकल टू होगा NRT1। तो एन आर टी वन माइनस एन आर टी टू, एन आर कॉमन ले लिया था तो था टी वन माइनस टी टू, और अपॉन में क्या रहेगा, एम माइनस वन की जगह क्या हो गया, गामा माइनस वन। जहां पे गामा क्या कैसे निकलता है, या तो सी पी अपॉन सी बी से निकलता है, या कैसे निकलता है, वन प्लस टू अपॉन एफ। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए, तो ये ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूले को कई बार आ चुके हैं ये। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ को अप्लाई करिए, तो डी क्यू इजिकल टू होगा डी यू प्लस वर्क डन। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर तो क्या होती है, जीरो, तो डी क्यू क्या हो गया, जीरो। तो इस केस में क्या हो गया, डी यू प्लस डी डब्ल्यू इजिकल टू हो गया जीरो, या कह सकते हैं डी डब्ल्यू इजिकल टू हो गया माइनस डी यू। ठीक है, और यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया किसके लिए, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन आप दोगे तो कैसे दोगे, कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जो भी वर्क होगा वो इक्वल होगा डिक्रीज इन या चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज इन एंथैल्पी भी क्या बोलेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या बोलेंगे, डिक्रीज, माइनस की आ रही तो इन्हें के डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम को क्या है, ये चमत्कार हो गया, डबल चमत्कार हो गया। क्या डबल चमत्कार हुआ है, कि सोर्स सरकार से तो कोई पैसा आ नहीं रहा, और प्रधान जी ने गांव में काम कराया, और कैसे काम कराया, अपने घर का पैसा लगा के, अपनी खुद की जेब का पैसा लगा के। ठीक है, तो ये डबल चमत्कार है। तो सभी तरीके के लोग होते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सर गवर्नमेंट से जो सारा पैसा आया और सब खुद अपनी जेब में चले गए, गांव में कोई काम नहीं कराया। ऐसे भी लोग हैं कुछ जेब में लेकर कुछ काम करा दिया, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया और खुद अपने घर का पैसा लगा दिया। तो ये जितना भी वर्क होगा वो सारा का सारा कहाँ होगा, इंटरनल एनर्जी से, यानी कि इंटरनल एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो डिक्रीजमेंट इन इंटरनल एनर्जी वो इक्वल होगा वर्क डन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में कमाल हो रहा है, आउटर सोर्स से एनर्जी नहीं आ रही है, तो अगर जो वर्क सिस्टम जो वर्क करेगा वो सारा का सारा क्या होगा, जितना भी सिस्टम वर्क करेगा उतनी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, डिक्रीजमेंट। तो डिक्रीजमेंट इन इंटरनल एनर्जी वो इक्वल होगी वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये कह रहा है कंपैरिजन ऑफ स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। इस पे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है, ऐसा कोई ध्यान की वाली बात नहीं है इसमें। चलिए, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि डेल्टा टी क्या हो, जीरो, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पीबी इजिकल टू कांस्टेंट, क्योंकि पीबी इजिकल टू होता है एन आर टी, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट और टी भी कांस्टेंट, तो पीबी इजिकल टू हो गया कांस्टेंट। तो इसमें पीबी इजिकल टू कांस्टेंट, या कह सकते हैं पी वन वी वन इक्वल होगा पी टू वी टू, या कह सकते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। तो इसका जो ग्राफ देखें तो पी और बी का अगर ग्राफ खींचे तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो रेक्टेंगल और हाइपरबोला होता है। चलिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या थी, जीरो, यानी कि डेल्टा क्यू था जीरो, और इसकी इक्वेशन थी पी वी की पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये कांस्टेंट है, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वन अपॉन वी की पावर गामा के। तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा, और हाइपरबोला में तो ये भी हाइपरबोला ये भी हाइपरबोला, मगर स्लोप किसका ज़्यादा किसका कम। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन वी के, और यहाँ पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन वी की पावर गामा के। तो स्लोप हम कई बार देख चुके हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप होता है, अगर स्लोप देखें आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप होगा माइनस पी अपॉन बी। दोनों में ही स्लोप माइनस का है, बस इसमें होगा पी अपॉन बी, माइनस का पी अपॉन बी। और एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप कई बार निकाल चुके हैं, वो कितना होगा, माइनस गामा पी अपॉन एम। जैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मैंने निकलवाया था माइनस एम पी अपॉन बी, तो वहां एम की जगह क्या आ गया, गामा। तो एक ध्यान दीजिए, आइसोथर्मल का जो प्रोसेस है वो माइनस का पी अपॉन बी है, और जबकि एडियाबैटिक का जो स्लोप है, एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो कितना है, माइनस गामा पी अपॉन बी, यानी कि माइनस पी अपॉन बी में कितने टाइम्स अधिक हो रहा है, गामा। तो जो एडियाबैटिक का स्लोप है वो आइसोथर्मल स्लोप से कितने टाइम्स अधिक है, गामा टाइम्स। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं रिलेशन लिखूं तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू होगा गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो देखिए, ये मैंने क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये पी और वी ग्राफ है, और इसमें ये पी वी कर्व है, और इसमें दो ग्राफ उसने दिए, फर्स्ट और सेकंड। पूछ रहा है बताइए कौन सा आइसोथर्मल और कौन सा एडियाबैटिक। क्लियर।
तो इसका जो देखिए जो एडियाबैटिक का स्लोप है वो क्या है, एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो आइसोथर्मल स्लोप के कितने टाइम्स है, गामा टाइम्स। और गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है कि छोटी होती है। तो गामा जब भी हम निकाल रहे हैं तो गामा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, गामा इज इक्वल टू होगा किसके, 1+1+2/f। तो 1 में कुछ ना कुछ प्लस होके आएगा। तो इसका मतलब ये गामा की जो वैल्यू है, गामा की जो वैल्यू है, गामा की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी है। क्योंकि गामा कितना आ गया, 1+2/f। तो 1 में समथिंग ऐड होके आ रहा है गामा, तो गामा 1 से बड़ा आएगा। और 1 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब स्लोप, एडियाबैटिक स्लोप क्या होगा, आइसोथर्मल स्लोप से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए स्लोप किस में ज्यादा है। तो स्लोप किस में ज्यादा दिखाई देता है, एक तो तरीका ये देख लो, स्लोप होता है परपेंडिकुलर क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर क्वांटिटी में चेंज डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी में चेंज। अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए ये देखूं तो यहां से ये इस टाइप से कवर करूं तो इसमें वॉल्यूम का चेंज दोनों में सेम है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां खत्म हो रहा है, तो दोनों में वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम दोनों का सेम और फाइनल वॉल्यूम भी दोनों का सेम, तो वॉल्यूम डेल्टा वी तो दोनों का सेम है। डेल्टा पी देख लो, तो इसमें डेल्टा पी यहां से लेकर यहां तक का गिरा, तो इसमें डेल्टा पी का चेंज कम है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में डेल्टा पी यहां से लेकर यहां तक जा रहा है। तो डेल्टा पी का चेंज किस में ज्यादा है, इसमें सेकंड वाले में ज्यादा है। तो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी तो सेम है, क्योंकि स्लोप आएगा डीपी अपॉन डीवी, और ये तो कांस्टेंट है, और ये ज्यादा है, जिसमें ये ज्यादा होगी पूरा स्लोप भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यही तो स्लोप है। ठीक है, तो किस में ज्यादा है, तो फर्स्ट सेकंड वाले में क्या है, डेल्टा पी ज्यादा है, तो स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा, मतलब कह सकते हैं इसका ढाल ज्यादा है। तो सेकंड वाला क्या हुआ, एडियाबैटिक, और फर्स्ट वाला क्या हुआ, आइसोथर्मल। अब इस ढंग से नहीं छांटेंगे, ढंग दूसरा है। ध्यान रखना कि जो गामा एडियाबैटिक प्रोसेस है उसका जो स्लोप है वो गामा टाइम्स है किसके, एडियाबैटिक के, और गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा किससे, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा आइसोथर्मल से। स्लोप ज्यादा किसका होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसका ढाल ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा गिर रहा है कि वो ज्यादा गिर रहा है। अगर यहां से आदमी को छोड़ेंगे तो ज्यादा स्पीड से आएगा, या यहां से छोड़ेंगे तो ज्यादा स्पीड से, ये इसका ढाल ज्यादा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा नहीं कि जिसका ढाल ज्यादा है वही क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो देखिए, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक वो कितना था, -γ p/b, और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल वो कितना था, -p/b। अगर दोनों को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो माइनस से माइनस गया और p/v से p/v गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, गामा। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक वो इजिकल टू हो गया गामा टाइम्स हो गया स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होती है किससे, आइसोथर्मल से। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर गामा की वैल्यू 1 से छोटी होती तो फिर ये क्या हो जाता, छोटा हो जाता। आगे बात समझ में नहीं। चलिए, तो इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस कौन होगा, जिसका स्टेपर क्या होगा, ज्यादा। तो जिसका जो स्टेपर होगा वही क्या होगा, एडियाबैटिक होगा। मतलब जिसका ढाल ज्यादा होगा वही क्या होगा, एडियाबैटिक होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये भी जेई 2000 का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बहुत लोग एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जेई से होती है इंडिया में। जेई के क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो पहले जेई के क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से पेपर बनता है, एग्जामिनर वहीं से ढूंढता है। ठीक है, चलिए तो बात करें, जैसे ये इसने एक पीवी कर्व है, उसमें क्या दे रखा है, ये 3 ग्राफ दे रखे हैं, ये इस प्रोसेस, एक ये प्रोसेस, एक ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो वर्क डन कहा वो W1, इस प्रोसेस में जो वर्क डन कहा वो W, इसमें कहा W2, इसमें कहा W1 और इसमें कहा W3। क्लियर, चलिए तो उसने क्या कहा है, क्या क्या दिया है कि इसमें जो वर्क डन है वो W2 है, इसमें जो वर्क डन है वो W1 है, इसमें जो वर्क डन है वो W3 है। ठीक, वो कह रहा है कि W1 W2 W3 में कंपेयर करिए। तो इसमें तो कोई जरूरत नहीं है कि आइसोबारिक है, एडियाबैटिक है, ये वैसे लिख दिए नाम मैंने। जिस देखिए इसमें क्या होगा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, और जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर वाला टर्म्स ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब वॉल्यूम के पैरेलल जा रहा है, यानी कि प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, तो ये हो गया आइसोबारिक। अब ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, मगर जिसका ढाल ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो क्या होगा, एडियाबैटिक। तो ये एडियाबैटिक हो गया और वो आइसोथर्मल हो गया। चलिए बात करें हम इस क्वेश्चन की, उससे तो मतलब नहीं है, क्या आइडिया। वर्क डन क्या होता है, जब भी कोई पीबी कर्व हो तो पीबी कर्व में जो अंडर कर्व एरिया होता है, पीबी कर्व में जो कर्व का अंडर कर्व एरिया है वो भी किसके एक्सिस के अबाउट, किसके एक्सिस के ऊपर, वॉल्यूम के एक्सिस के ऊपर। किसी भी कर्व का जो अंडर कर्व एरिया है वॉल्यूम के एक्सिस के ऊपर, वही वर्क डन होता है। तो देखिए इसका इसका एरिया सबसे ज्यादा आएगा, पूरा रेक्टेंगुलर है।
अगर इसकी बात करूं तो इसका एरिया, ये ऊपर का एरिया कम हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया होगा, और इसकी बात करूंगा तो एरिया और कम आएगा, ये छोटी सी पट्टी आएगी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसके लिए है? W2 के लिए। उससे कम किसके लिए है? W1 के लिए। और सबसे कम एरिया, अंडर कव एरिया किसके लिए आएगा? W3 के लिए। तो सबसे ज़्यादा W2, उससे कम W1, उससे कम W3। तो आंसर तो क्या हो गया? सबसे ज़्यादा तो हो गया W2, उसके बाद हो गया W1, और सबसे कम हो गया W3। जैसे जैसे अंडर कव एरिया कम होता जाएगा वैसे वैसे वर्क डन भी कम होगा। तो ज्यादा ज्यादा एरिया क्या होगा? ज्यादा ज्यादा वर्क डन। ठीक, तो ज्यादा एरिया किसके लिए होगा? आइसोवेरिक कर्व का। तो आइसोवेरिक कर्व का एरिया सबसे ज्यादा होगा, तो वर्क डन भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अब तो एक्सपेंशन के केस में, मगर ध्यान रखना किसके केस में है ये एक्सपेंशन? एक्सपेंशन के केस में क्या है? जो वर्क डन है वो सबसे ज्यादा किसका है? आइसोबारिक का, उसके बाद है आइसोथर्मल का, और सबसे कम किसका है? एडियाबैटिक का। तो एक्सपेंशन के केस में अगर मैं वर्क डन देखूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा आता है, आइसोथर्मल में उससे कम, और उससे भी कम आता है एडियाबैटिक में। ठीक है, क्यों हो गया? इसे एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं? देखिए, एक ग्राफ क्या है, अगर हम बात करें तो यहां से इधर जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम इधर से इधर, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये सब एक्सपेंशन है। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो ये सब क्या कहलाएंगे? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के केस में इस तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? लगातार एक्सपेंड, वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। ग्राफ की जो मोशन है वो यहाँ से लेके इधर को है, तो इधर को वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज, यानी कि लेफ्ट राइट को है। और लेफ्ट साइड को क्या है? वो राइट साइड को है। राइट साइड को वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे एक्सपेंशन के केस में सबसे ज्यादा वर्क डन आइसोबारिक में, उससे कम आइसोथर्मल में, और एडियाबैटिक में एडियाबैटिक में एक्सपेंशन जो वर्क है वो सबसे कम होगा। चलिए, और कुछ इंस्टेंट देखिए, बढ़िया से क्वेश्चन देखिए। ये पीवी कर्व है और इसमें दो ग्राफ दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कर्व, एक कर्व तो मोनोटोमिक का है और एक कर्व डायटोमिक का है, पहचान करो। मतलब एडियाबैटिक कर्व है, ये क्या है? एडियाबैटिक कर्व है, एक मोनोटोमिक गैस के लिए और एक डायटोमिक गैस के लिए। तो क्या कह रहा है कि पहचान करिए कौन सा डायटोमिक, कौन सा, अब कौन सा क्या है? मोनोटोमिक का है। अगर ये मुझे पता करना होता कि कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबैटिक, तो ये आइसोथर्मल होता है या एडियाबैटिक होता है, मगर अभी दोनों ही एडियाबैटिक हैं। एक किसके लिए है? मोनोटोमिक के लिए, और एक डायटोमिक के लिए। तो एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो क्या होता है? गामा टाइम्स होता है। उसमें गामा की आप देखिए, एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा माइनस गामा पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी तो कांस्टेंट है, तो जो स्लोप होता है एडियाबैटिक का वो माइनस गामा पी अपॉन बी होता है। ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो जो स्लोप है एडियाबैटिक का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? गामा के। तो जिसका गामा बड़ा उसका स्लोप क्या होगा? बड़ा, और जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका ढाल ज्यादा होगा। अब गामा किसका बड़ा होगा? मोनोटोमिक का कि डायटोमिक का? तो जिसका गामा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। अब गामा निकलता किससे है? 1+2/f से। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मोनोटोमिक की बात करूं तो मोनोटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ कितना है? 3, और अपॉन में आ रहेगा, अपॉन में मोनोटोमिक के लिए एफ की वैल्यू 3, और डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5। तो अपॉन में एफ आ रहा है यार, अपॉन में 3 आएगा तो वैल्यू ज्यादा होगी, और अपॉन में 5 आएगा तो वैल्यू कम होगी। अब वैसे सोल्व कर लो। गामा इज इक्वल टू हो गया, अगर करें 1+2/3 किसके लिए? मोनोटोमिक के लिए। तो ये कितना आ गया यहाँ से? 5/3, और सोल्व करेंगे तो 1.67। यहाँ देखिए, डायटोमिक के लिए एफ की वैल्यू होगी 5, तो इसमें कितना आएगा? गामा इज इक्वल टू आएगा 1+2/f, और इसे सोल्व करेंगे तो 7/5, और 7/5 को सोल्व करेंगे तो 1.4। ये 1.4 है, वो 1.6 है, तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। तो जिसका गामा किसके लिए बड़ा हो गया? तो मोनोटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू ज्यादा है और डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू कम है। तो जिसके लिए मोनोटोमिक की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, तो उसी के लिए स्लोप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, एक और बात, या तो इसे सोल्व करके ऐसे निकाला हमने, या ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, ये अपॉन में तो आ रहा है, तो जहां पे एफ की वैल्यू क्या होगी? बड़ी। एफ की वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी, और ये छोटी तो गामा भी छोटा। और एफ किसका बड़ा होता है? डायटोमिक का। डायटोमिक का एफ बड़ा तो गामा क्या हो जाएगा? छोटा। चलिए, तो ज्यादा जो y है वो किसके लिए हुआ? मोनोटोमिक के लिए। तो ज्यादा स्लोप भी किसका होगा? मोनोटोमिक के लिए। तो आ जाइए बस ग्राफ पे। तो देखिए जी, तो इसमें स्लोप इसका ज्यादा है, किसका? इसका ढाल ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो तो क्या हो गया? मोनोटोमिक, और जिसका स्लोप कम है वो क्या हो गया? डायटोमिक। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया डायटोमिक और सेकंड क्या हो गया? मोनोटोमिक। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि देखिए, ये कह रहा है प्लॉट 1 और 2 शुड यानी कि कॉरस्पॉन्ड रेस्पेक्टली टू। ये पीबी कर्व में दो प्लॉट्स दे रखे हैं, एक 1 और एक 2। ठीक है, तो ये बताना है कि जो प्लॉट्स हैं, ये जो प्लॉट्स हैं 1 और 2 रेस्पेक्टली किसके हैं, यानी कि रेस्पेक्टली, यानी कि पहला
इसका और दूसरा इसका, बता करेक्ट चॉइस करनी है। तो देखिए सीधी सी बात है, किसका स्लोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको? स्लोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, सेकंड का स्लोप ज़्यादा है, फर्स्ट का स्लोप कम है। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो मोनोटॉमिक होगा और जिसका स्लोप कम होगा वो डायटोमिक होगा। ठीक, तो पहले का पहला नंबर तो क्या है? डायटोमिक, और दूसरा वाला क्या होना चाहिए? मोनोटॉमिक। तो देख लो, पहला डायटोमिक, दूसरा मोनोटॉमिक। तो इसमें अगर देखें तो पहले ऑप्शन में मोनोटॉमिक है, गलत है। इसमें पहले एटॉमिक में डायटोमिक है, सही हो सकता है, और दूसरे में क्या है? मोनोटॉमिक है, बिल्कुल सही हो गया, बी आंसर हो गया। पहला डायटोमिक और दूसरा मोनोटॉमिक। इसकी बात करें तो पहला मोनोटॉमिक है जबकि होना चाहिए क्या? डायटोमिक, तो गलत हो गया। इसकी बात करें तो पहला डायटोमिक ठीक है, मगर अगला भी डायटोमिक दे रखा है N2, जबकि क्या होना चाहिए? पहला डायटोमिक और दूसरा क्या होना चाहिए? मोनोटॉमिक। डायटोमिक मोनोटॉमिक तो पहचान कर रहे हो कि नहीं? हीलियम में एक ही एटम है तो मोनोटॉमिक, O2 में दो ऑक्सीजन एटम है तो क्या हो गया? डायटोमिक। O2 में दो ऑक्सीजन एटम है तो डायटोमिक, हीलियम में एक ही एटम है मोनोटॉमिक, ये मोनोटॉमिक, ये मोनोटॉमिक आर्गन, ये O2 डायटोमिक, N2 में नाइट्रोजन एलिमेंट के दो एटम है तो ये डायटोमिक है। तो पहला केस होना चाहिए किसका? डायटोमिक का, दूसरा होना चाहिए मोनोटॉमिक। तो वो केस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, पहला डायटोमिक और दूसरा मोनोटॉमिक। थैंक्स।